Documentaries have a very important role today, in today's time. हमारे जमाने में किताबें सब कुछ हुआ करती थी। किताबों से हमें सारा ज्ञान मिलता था, उस समय और कुछ था ही नहीं। पर अब आने वाली जो जनरेशन है, यंग पीपल, वो पढ़ते नहीं है किताबें। उसका महत्व उस हिसाब से थोड़ा कम हुआ है। और फिल्में एक सशक्त माध्यम है, लोगों को आकर्षित करता है। हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को संभाल के रखें और लोगों के सामने, खास करके जो आने वाली जनरेशन है, उसके सामने रखना चाहते थे। Hi, welcome to Bifocal Naturalist. A warm welcome to all of you. Our guest today is Dr. Nutan Bakal, a science graduate with a PhD in Hindi. She's an educator with a flair for languages, and she works in the field of science, education, art, and women empowerment. She has translated over 30 books from English to Hindi, and my favorite is The Headhunters of Borneo. She is the trustee of LBT and Samavesh and a vice president of IWSA. She works relentlessly in different fields. She has turned, into a producer of documentaries and has entered the powerful field of documentaries, a tool for bringing about awareness of organizations and causes. And today, with her brother, Ketan, she is bringing out a documentary which will be launched on 9th of February at Bhopal. And she has also entered the field of acting. And she's taken on the role of Gulbardhan, the co-founder of LBT, and she will tell us all about her acting. Thank you, Nutan. A warm welcome to you. How are you? Fine. Thank you, Vijaya, calling me here. Nice meeting you. Thank Yes, you. it's lovely to have you on the show. Nutan, I would like to know why documentaries? See, because documentaries have a very important role today, in today's time. हमारे जमाने में किताबें सब कुछ हुआ करती थी। किताबों से हमें सारा ज्ञान मिलता था, उस समय और कुछ था ही नहीं। पर अब आने वाली जो जनरेशन है, यंग पीपल, वो पढ़ते नहीं है किताबें। उसका महत्व उस हिसाब से थोड़ा कम हुआ है। और फिल्में एक सशक्त माध्यम है, लोगों को आकर्षित करता है। और डॉक्यूमेंट्री इसलिए कि उसमें हम हिस्ट्री को बता सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है। जैसे आपको याद है, इब्सा के गोल्डन जुबिली ईयर में हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। हर साल हम इब्सा को कुछ ना कुछ मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बट दैट ईयर वी थॉट कि हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाए, क्योंकि ईसा के बारे में भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जो भी है वो पेपर्स है, रिकॉर्ड्स है, वो सब है। लेकिन जो युग के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल फॉर्म में चीजें हमेशा ही रहेगी। आपका कोई कॉज है जिससे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जुड़ा हुआ मानते हैं, आप जब बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, तो आपको ये करना चाहिए कि आपको उसके ऊपर एक फिल्म या तो डॉक्यूमेंट्री हो, फिक्शनलाइज्ड हो, जो भी हो, एक बनवानी चाहिए। खुद बनाओ, किसी से बनवाओ, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन इट्स अ परमानेंट रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर जनरेशंस। आई होप कि आप सब लोगों को ये प्रोजेक्ट एक नई दिशा देगी टुवर्ड्स इंडियन डांस हिस्ट्री, जिसमें कि बैले एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को संभाल के रखें और लोगों के सामने, खास करके जो आने वाली जनरेशन है, उसके सामने रखना चाहते थे। इसलिए हमने डॉक्यूमेंट्री चुना, क्योंकि अगर हम शायद किताब छापे तो कोई पढ़े ना पढ़े, श्योर नहीं थे हम लोग। Yeah, बहुत बढ़िया. You really told us something very fascinating about documentaries. But how did you get into acting, and what is the character of Guldi? गुल दे लिटिल बैलेट ट्रुप की को फाउंडर थी और आखिर तक जुड़ी रही। She was- मतलब
ग्रेटेस्ट पिलर ऑफ एलबीटी। बाकी आर्टिस्ट भी थे, लेकिन गुलदी के बिना बहुत मुश्किल था चलना। और जब हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे लिटिल बैले ट्रूप पर, तो वहां शूटिंग के दौरान 15 दिन ठहरे थे टीम के साथ, सौरभ और उसकी टीम के साथ। तो वहां सभी आर्टिस्ट गुलदी के फोटो मुझे दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि आप बिल्कुल वैसी दिख रही है। और निरूपा जी, त्रिपाठी जी, सब ने कहा कि आप वैसी दिख रही है। और सौरभ ने हमें पहले बताया था कि अगर हम एक आध प्रसंग रिक्रिएट कर सके, जो जो गुलदी के जीवन में हुआ है, जैसे वो काम करती थी, उसका एक प्रसंग अगर रिक्रिएट करे तो इंटरेस्टिंग बनेगी फिल्म। तो मैंने जिंदगी में कभी एक्टिंग की नहीं थी। थिएटर्स ज्वाइन किए बहुत सारे, बहुत काम किया, लाइक टिकट बेचने से लेके सामान इधर उधर ले जाना, सारी चीजें की, लेकिन एक्टिंग कभी की नहीं, मुझे कोई रुचि भी नहीं। तो ये जब मौका मिला तो मैंने हाथों हाथ ले लिया। तो उसमें कुछ बातें ऐसी हुई जो आप शायद फनी कह सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत एंजॉय किया। एक छोटा सा सीन ही लेना था हमें गुलदी का, लेकिन गुलदी के पूरे व्यक्तित्व को जानने वाला कोई भी व्यक्ति बताएगा कि बिना सिगरेट के उनका व्यक्तित्व पूरा नहीं होता। तो वहां के आर्टिस्ट लोग इतने कोऑपरेटिव थे कि उन्होंने मुझे हर चीज वो बताई जो गुलदी में थी। उनके कपड़े को, सारी चीजों को उन्होंने वैसे ही बनाकर रखा है। तो उन्होंने वो कपड़े दिए मुझे, उनकी जैसे वो चोटी बनाती थी, जैसे फूल लगाती थी, और वो सिगरेट। अब सिगरेट का ऐसा है, मैंने जिंदगी में कभी पी नहीं, ना मुझे पसंद है। शायद अब तो मैं पोलाइटली किसी को जो पीता हो तो कह दूं कि भाई बाहर चले जाओ, लेकिन उस वक्त जब मैं वो रोल करने जा रही थी, तो जैसे मैंने उनका चोला पहन लिया हो, तो ऐसा होता है ना कि फिर वो सारी बातें अपने अंदर आ जाती है। तो वैसा ही कुछ हुआ और मैंने बहुत सहजता से वो सीन किया, सिगरेट हाथ में लेकर। लेकिन उसमें बहुत ऐसे ऐसे मोमेंट्स आए, क्योंकि क्या होता था शूटिंग के दौरान, कभी लाइट बराबर नहीं है, और वो प्रतीक आप जानती है, सिनेमाटोग्राफर हमारा, तो वो बहुत परफेक्ट है। कभी धूप बराबर नहीं है, कभी कोई खांस लेता है, कभी कोई छींक लेता है, तो सिगरेट तो अपना काम करती ही रहती है, वो तो जलती ही रहती है। तो फिर उसको जलाओ या फिर दूध नया सिगरेट लो, लिंक बनाए रखने के लिए। तो ऐसे में बहुत सारी सिगरेट गई। तो लोगों ने मजाक में पूछा मुझे कि आपको कितनी सिगरेट पिला दी, हालांकि मैंने से पकड़ के रखी थी सिगरेट और वो जल रही थी। दूसरा, उस सीन में एक अच्छा, मुझे मतलब बड़ा अजीब भी कहना चाहिए लगा कि गुलदी तो वहां नृत्य सिखाती थी, वही जैसे गुरु थी उस बैलेट ट्रूप की। तो सारे आर्टिस्ट को वो रिहर्सल करवाती थी। अब मुझे नृत्य के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं, मैं देख लेती हूँ, शायद अप्रिशिएट कर लूं, लेकिन वो जो बैले के स्टेप्स है उसके बारे में कुछ मतलब नहीं जानती थी। लेकिन आर्टिस्ट लोगों ने मुझे बताया कि गुलदी हमें ऐसे सिखाती थी, आपको ऐसे करना होता है, वो हमें ऐसे सुधारती थी हमारे स्टेप्स। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको कैसे हमें बताना है, कैसे सिखाना है, जो कि इतने सालों से वहां काम कर रहे हैं आर्टिस्ट लोग। मैंने कभी जिंदगी में डांस किया नहीं, बैले किया नहीं। तो उन जब शूटिंग हुआ तो मैं गुरु बन गई उनके लिए, और जिन्होंने मुझे सिखाया वो बेचारे प्रैक्टिस कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे, और मैं उनको ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं एक्टिंग कर रही थी। सो इट वाज रोल रिहर्सल एंड आई फाउंड इट वेरी फनी कि जिंदगी में कितना कुछ बदलता है, कि जो आप है नहीं वो एक्टिंग करके बन सकते हैं। सो इट Correct. वाज अ न्यू एक्सपीरियंस एंड बहुत सारे फनी मोमेंट्स आए थे उस वक्त। तो ये Wonderful. Can you tell us, more about LBT? This is a human puppet ballet, where people wear masks, almost square-shaped masks and very ornate dresses. Can you tell something more about the dresses and about LBT? या एलबीटी जो है वो शांति बर्धन ने उसकी स्थापना की थी। मेरे पिताजी उनसे जुड़े हुए थे। वे सभी पहले कम्युनिस्ट पार्टी में थे, मेरे पिताजी भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे। फिर वहां से वो अलग होके उन्होंने शांति बर्धन ने, जो उदय शंकर के शिष्य थे, अलग से एक बैले ट्रूप बनाया। तो मेरे पिताजी वहां उनके साथ कम्यून में ही रहते थे, मतलब किचन कॉमन, वहीं सबका खाना पीना। और शांति बर्धन का एक नियम था कि सभी लोगों को रिहर्सल करना ही है, चाहे वो बैले में पार्ट ले रहे हो नहीं ले रहे हो। लाइक मेरी मदर भी वहां थी, मेरा छोटा भाई, मतलब मेरा जो बड़ा भाई था वो तब छोटा था, लगभग 9-10 महीने का। सो कॉम्यून में वही एक मैरिड थे कपल, माय मदर एंड माय फादर। सो एवरीबडी यूज्ड टू कॉल माय मदर भाभी, क्योंकि सभी बैचलर्स थे।
तो मेरा भाई भी जो है छोटा था तो वो भी भाभी बोलना सीख गया मेरी माँ को, फिर मैं हुई तो मैं भी भाभी बोलना सीख गई, मेरा छोटा भाई केतन भी भाभी बोलना सीखा, तो इस तरह से अब मेरा बेटा भी उन्हें भाभी कहने लगा था, तो मैंने कहा अब तो ये छोड़ दे। तो एक तरह से हमारे परिवार में जो एक सामूहिकता का जो एक भावना थी वो आई पहले से। और जब वो रामायण का उन्होंने शुरुआत की प्रोडक्शन की, तो उसमें कॉस्ट्यूम्स और सेट्स मेरे पिताजी ने बनाए, और वही कॉस्ट्यूम्स और सेट्स वो आज तक कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए 51-52 में जो बने थे कॉस्ट्यूम्स, वो आज भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कॉस्ट्यूम की कुछ खास विशेषताएं हैं, फिल्म में आपको पता लगेगा, लेकिन बहुत अच्छी तरह से वो मेंटेन भी करते हैं, वो भी एक बड़ी बात है। कॉस्ट्यूम्स में कुछ, जैसे मैंने कहा, कुछ ऐसे रंग रंग भी लगाया गया है, ऐसे पैचवर्क है, बहुत सारी ऐसी खास बातें हैं जो मैंने फिल्म में बताई है। सो दिस इज अबाउट एलबीटी, और इतने सालों से वो ये शो कर रहे हैं रामायण का। और मास्क पहन के, जैसे आपने बताया, मास्क में भी कुछ खास विशेषताएं हैं, जैसे क्योंकि ये ह्यूमन पपेट से, पपेट की तरह लगना चाहिए। आर्टिस्ट जो है वो ह्यूमन की तरह ना लगे, पपेट की तरह लगे। तो बाल से लेकर पैर तक पूरा शरीर उसका ढका हुआ रहता है, हाथ में भी मोजे है, पैरों में भी है, मास्क लगा हुआ है तो चेहरा नहीं दिखता है, बाल भी बंधे हुए हैं। सो ये फिल्म में हमने कोशिश की है कि उनकी जो ये मेहनत है, साधना है, वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं कितनी मेहनत लगती है। आप सोच के देखिए, जब वो इंसान मास्क लगाता है उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ आंख के 2 छेद है जो वो उसे देखता है, और उसके बावजूद उनको लिंक बनाए रखनी है, फ्लोर पे निशान मार्किंग किए हुए कहाँ से कहाँ उनको जाना है, इतने भारी मास्क पहनकर उनको एक्टिंग करनी है, वो भी मास्क पहनकर। तो मास्क पहनकर आप फेशियल एक्सप्रेशन तो कुछ दे ही नहीं सकते, आपके शरीर को ही मूवमेंट में लाना पड़ेगा, जिससे कि सामने वाले को पता लगे ये क्या भाव व्यक्त कर रहा है, जैसे गुस्से में है, खुश है। तो ये आपको पहले देख के ही पता Yeah, है। सो it's बहुत एक अलग तरह की शैली। yes, it's really nice because Nutan's father has designed the costumes from jute bags. I mean, think using these waste jute bags, he colored them, and they're so sustainable that they're lasting till date. That's an incredible part, and all the emotions of the actors are brought out not through the face but through their movements and gestures. It's really incredible. Nutan, you've done a lot of work in translations, and could you tell us something about some of your books? I'm very eager to know about your Borneo Headhunters book. या सो ये लगभग समझिए 81-82 की बात है। मेरी कुछ शुरुआत की किताबों में से ये है, ये जो बुक है, और ये अंग्रेजी में है ही नहीं, मतलब अभी भी नहीं है मेरा ख्याल है। और उसके जो लेखक है फनी मजूमदार, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे, राइटिंग भी उन्होंने की है, और वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी में पहले छपे। उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट मुझे दी और कहा कि मुझे पहले हिंदी में ही छपवानी है ये किताब। तो मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया, और बहुत ही अलग विषय था। फनी मजूमदार ने एक फिल्म बनाई थी बोर्नियो के आदिवासियों के ऊपर, आदि मानव ही हम कह सकते हैं उन्हें, लॉग हाउस करके। वो फिल्म जो है अंग्रेजी और मलय भाषा में बनी थी, शो ब्रदर्स ने उन्हें इनवाइट किया था। तो फिल्म बनाने के दौरान, जो शूटिंग के दौरान उनको जो जो एक्सपीरियंसेस हुए, जो अनुभव हुए, उस पर उन्होंने ये किताब लिखी थी, मैन्यूस्क्रिप्ट, बोर्नियो के नरमुंड शिकारी। नरमुंड शिकारी मतलब वे, क्योंकि आदि मानव थे, इंसानों को मारते थे, और बहुत एक हम सुने या बोले तो भी अजीब सी एक फीलिंग आती है। इंसान को मारकर उसकी जो मुंड है, उसको वे अपने दरवाजे पर, चौखट पर लटका देते थे, और वो एक बहादुरी का प्रतीक माना जाता है। जो लड़का जितने ज्यादा लोगों को मार के जितनी मुंड इकट्ठा करेगा, वो उतना ही प्रभावित करेगा लड़की को शादी के लिए। तो बड़े विचित्र। हाँ, या जैसे आपको पता है पुराने समय में राजा महाराजा शिकार करते थे और Yes. प्राणियों के शरीर को या मुंड को जो है सब मसाला भर के रख देते थे अपने ड्राइंग रूम में सजा के। वैसे इन लोगों का एक प्रतीक था शौर्य का, बहादुरी का, मर्दानगी का। सो बड़ी खतरनाक बात है वहां पर जाकर फिल्म बनाना। हालांकि उनकी जो फिल्म थी ये लॉग हाउस, वो तो एक लव स्टोरी थी, लेकिन उसके दौरान जो उन्हें अनुभव हुए, जैसे मौसम कभी भी बदलता है, क्योंकि वहां जंगल ही जंगल है, कहीं पानी है, कभी बादल आ जाते हैं तो शूटिंग नहीं हो पाती है।
वातावरण इतना तेजी से बदलता है, ये सारे अनुभव इस किताब में है। और प्लस जो वहाँ का जनजीवन है, इन लोगों का, आदिवासियों का जो जनजीवन है, वो इवान कबीला कहते हैं वहाँ पर उसे। तो उसकी जो जीवन शैली उनकी बड़ी आदि किस्म की, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं कहीं उनमें इंसानियत जो नजर आई लेखक को, वो उन्होंने इस जैसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं हम हिंदी में, ट्रैवलॉग, एक तरह से ये जो किताब है बोर्नियो के नरमुन शिकारी, वो उनकी जो यात्रा थी उसके ही अनुभव, उनके संस्मरण है। तो इस किताब को जब छपी, बहुत मुझे मीडिया कवरेज मिला था, और बी आर चोपड़ा ने इसे रिलीज किया था ताराबाई हॉल में, और हमें अच्छी मतलब रिकग्निशन मिला मुझे एज अ ट्रांसलेटर। एंड ये बहुत शुरुआत के मेरी किताबों में से एक थी। तो अब 2016 में उसका सेकंड एडिशन भी आया है, अमेजोन में अवेलेबल है हिंदी में, सो आप लोग पढ़ सकते। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दैट अब भी कुछ सालों पहले तक ये लोग इस स्थिति में रहते थे जो शायद हम हजारों साल पहले रहते होंगे ऐसे। और बड़े विचित्र है इनके जो रीति रिवाज वगैरह जो है, शादी के विवाह के बारे में, कभी कभी तो लगता है वो ज्यादा मॉडर्न थे हमारे समाज से। कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, अपनी पसंद से वे लोग एक साथ भी रह सकते थे, या बाद में शादी कर लेते, शादी करना है वहां। तो ये सारे जो उनके पूर्वजों के बारे में, उनके जो रीति रिवाज थे, और कैसे मारते थे वो इंसान को, तो पेड़ के रस में तीर चुभो देते थे, तो रस तीर में आ जाता था, वो इंसान को बराबर वो तीर मारते थे, जहरीला तीर, या तो वो तीर से मर जाए या जहर से मर जाए, मरना तो है ही। तो ऐसे डर की स्थिति में कैसे फनी मजुमदार और उसकी उनकी टीम ने ये फिल्म बनाई, जो बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। तो In those days, many anthropologists really went to these primitive places to study the people, बट and they, देवर किल्ड, देवर yeah, मोस्ट ऑफ many देम were killed, many were killed, and many lost their lives. But then they continue to do this research and study. Nutan, you are an educator. All your life you've been an educator. So could you tell us about the education today and the role of early childhood education? हाँ, आपकी बात सही है। मतलब मैंने शायद प्री प्राइमरी को छोड़ के सभी क्लासेस को पढ़ाया, पोस्ट ग्रेजुएट तक। और मुझे लगा कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है हमारी शिक्षा पद्धति में, जो सुधारने की जरूरत है। सबसे पहले तो जो ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है कुछ सब्जेक्ट्स को, कुछ विषयों को कम इम्पोर्टेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट्स, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस का हो, कॉमर्स का, जो भी है, इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे में कोई ना कोई बात है, कोई उसका इंटरेस्ट हो सकता है, उसकी स्किल्स हो सकती है, उसको डेवलप करना, यही तो एजुकेशन का रोल है। लेकिन ऐसा बहुत कम है। और दूसरा, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड, बहुत ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। उससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो कुछ भी है, जैसे मैं अगर उदाहरण उसका एक एग्जांपल दूं, तो वो जैसे डाई होती है कारखाने में किसी चीज को बनाने के लिए, बच्चे को उस डाई में फिट कर दे आप, बच्चा वैसे ही निकलेगा। हर बच्चा वही, हर एक को साइंस में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मतलब बाकी सारी जो उसके अंदर इंटरेस्ट है, बाकी सारे इंटरेस्ट या स्किल्स के जो भी आप कहें, कभी कभी जन्मजात एबिलिटीज भी होती है, उसको बढ़ावा नहीं मिलता है, प्रोत्साहन नहीं मिलता है। अगर आपको संगीत में रुचि है तो कोई मतलब नहीं है, आपको पेंटिंग में रुचि है तो वो तो ग्रेडेड सब्जेक्ट है, ग्रेड मिल जाएगा, हो गया, मार्क्स नहीं मिलते उसमें। बट मुझे यहाँ पर लगता है कि विज्ञान और कला को हमें इस तरह से अलग करके नहीं देखना है। आप देखिए, हर एक कला में साइंस है, साइंस कहाँ नहीं है? तो हाउ कैन यू से कि इट्स डिफरेंट, बोथ द ब्रांचेस आर डिफरेंट। आप विज्ञान लेते तो आप आर्ट्स नहीं पढ़ सकते। अभी मैं सिंगापुर में आर्ट साइंस म्यूजियम मैंने देखा, नाम सुनते ही मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो यहाँ तो मुझे मिलेगा, इट्स ब्यूटीफुली मैड। जो भी जाता है उन्हें ये देखना चाहिए, बहुत बड़ा है, बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ है, और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी वहाँ ऐसी एक्टिविटीज है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। हालांकि सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम तो अच्छा है ही है। सो जो हमारी एजुकेशन, बच्चों को हम क्वेश्चन पूछने के लिए बिल्कुल भी एनकरेज नहीं करते। जो हमने बताया वो आपको पढ़ना है, जो हमने बताया वो आपको लिखना है। नाउ द होल एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन टीचिंग, दैट इज बेस्ड ऑन टीचर्स, है ना। आप स्टूडेंट्स के लिए क्या जरूरी है, या उनको क्या पढ़ना है, उनको क्या करना है,
उनको हम इंडिपेंडेंस, पहली बात तो हम बनने ही नहीं देते कि वो खुद सोच सके कि उसे क्या करना है। शुरुआत से ही एग्जामिनेशन होती है तो बस एग्जाम के लिए तैयारी करो, पास हो जाओ, मार्क्स मिल गए, हो गए, बात खत्म। एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो, या बच्चे के अंदर जो है उसको तो बाहर आना चाहिए, वो नहीं आता है। और उससे क्या होता है फिर, जीवन में फ्रस्ट्रेशन भी आता है, जो हमें करना था वो नहीं कर पाए, उसका अफसोस भी रह जाता है। सो एजुकेशन सिस्टम में कुछ, हालांकि मैं कोई बहुत बड़ी मतलब शिक्षा शास्त्री नहीं हूँ, पर फिर भी जो छोटे मोटे मेरे अनुभव हुए, मैंने ये कई बार कोशिश की कि मैं कुछ इस तरह से करूँ कि बच्चों को थोड़ी छूट मिले, कि हम जो चाहते हैं या जो बोलना चाहते हैं वो हम कह पाए टीचर के सामने। ऐसा ना हो, कई बार बच्चे बहुत गुमसुम रहते हैं टीचर के सामने, कि टीचर डांट देगी या ऐसा प्रश्न पूछ लिया तो क्या तुमको इतना नहीं मालूम है, ऐसा कह दी। बट आई ऑलवेज एनकरेज देम, ठीक है, उसके मन में प्रश्न है, चाहे प्रश्न कभी भी गलत या जवाब नहीं देने लायक नहीं होता है। जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचर से सवाल करता है तो उसका जवाब देना ये टीचर का कर्तव्य बनता है, लेकिन उसके लिए उसे बहुत पढ़ना पड़ेगा। और हमारे यहाँ क्या है, एक बार टीचर बने तो बन गए बस, उसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, अपडेट नहीं होता है। दूसरा एक खास बात मैंने देखा हमारे सिस्टम में, नॉलेज और इंफॉर्मेशन एक ही है। आप गूगल में देखिए तो इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉलेज नहीं मिलता है। कई बार इंफॉर्मेशन गलत भी होती है, लेकिन उसको हम जांचे परखे, इंफॉर्मेशन को आप कैसे यूज करेंगे अपने जीवन में, कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, यही नॉलेज है। और मैं मानती हूँ कि नॉलेज खुद ही प्राप्त करना होता है, ज्ञान जिसे हम हिंदी में ज्ञान कहते हैं ना। कोई भी टीचर भी ज्ञान नहीं दे सकता है, शायद वो बता सकता है रास्ता, जैसे कबीर ने कहा कि गुरु जो है वो दीपक दे देता है शिष्य के हाथ में, वो अपना मार्ग खुद ढूंढ ले। तो एक पंचतंत्र की कहानी है, लेकिन अभी लंबा हो जाएगा, शायद नहीं बताऊंगी। नहीं लेकिन नहीं, नॉलेज बताइए का ना, बताइए पंचतंत्र का। ऐसा है, वो कहानी है चार मित्रों की और एक शेर की। पुराने जमाने में आपको पता है, गुरुकुल में विद्या प्राप्त करके शिष्य छोड़ के चले जाते 10, 12, 15 साल तक। तो ऐसे ही चार मित्र जो है अपनी शिक्षा पूरी करके सारी विद्याएं लेकर जा रहे हैं अपने घर। रास्ते में जंगल आता है, जंगल में वो देखते हैं कुछ हड्डियां पड़ी। तो एक मित्र ने कहा कि ये हड्डियां तो शेर की निश्चित है। दूसरे ने कहा कि इसमें अगर हम मांस और लहू वगैरह मैं भर सकता हूँ, वो विद्या मेरे पास है। और तीसरे ने कहा कि मैं इसमें प्राण फूंक सकता हूँ, मुझे वो विद्या आती है। चौथे मित्र ने कहा कि ऐसा सब करेंगे वो शेर जो है हमें खा जाएगा, वो तो जिंदा हो जाएगा। तो तीनों ने उसको कहा तुमको कुछ आता नहीं है ना, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। हमें अपनी विद्या की परीक्षा लेनी है, परखना है, हमें आता है बराबर नहीं आता है। वो उन्होंने वो चौथे मित्र की बात सुनी नहीं, क्योंकि वो जानकार नहीं था इतना, या उसे इतनी विद्या नहीं थी। तो वो चौथा मित्र समझ गया कि ये तो सुनने वाले नहीं है, ये तो सब करेंगे। वो पेड़ पे चढ़ गया ऊपर। हुआ क्या, पहले मित्र ने हड्डियां इकट्ठी की, अस्थि पिंजर बनाया। दूसरे ने उसमें मांस लहू सब भर दिया, तो शेर का शरीर बन गया। अब उसमें प्राण फूंकने की बारी थी, वो तीसरे मित्र ने कर दी, तो वो बन गया शेर। और जैसे ही शेर ने इन लोगों को देखा, उसे खत्म कर दिया, शिकार कर दिया। सो कहने का मतलब है कि आप अपने नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक बड़ी समझने वाली बात है, और दोनों में बहुत फर्क है। और हमारी आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, शायद इंफॉर्मेशन ज्यादा देती है, बच्चों को छोड़ती नहीं है कि आप प्रश्न पूछिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए खुद। करेक्ट। जो हम चाहते हैं वो आप पढ़िए, जो आप चाहते हैं अपने पास रखिए। Correct. And हमें उससे कोई, Panchatantra is such a good this thing. It was actually written for to train, in leadership. The king wanted his sons to be trained to be leaders. So it's got, fantastic examples. Can you tell us about the early childhood education? हाँ, लेकिन उससे पहले वो जो आपने ट्रेन शब्द इस्तेमाल किया, मुझे याद आया। हाँ, एक बार मैंने सदगोपालन का, मैंने शायद बताया था आपको। yes. अनिल सदगोपालन का लेक्चर सुना था होमी बाबा साइंस सेंटर में, जब उनको अवार्ड मिला था। तो उन्होंने बताया कि हम हमेशा ही कहते हैं ट्रेनिंग ऑफ, व्हाट डू यू मीन, दे आर नॉट एनिमल्स। अब मुझे वो बात एकदम सही लगी कि व्हाई डू यू से टीचर्स ट्रेनिंग, वी एजुकेट टीचर्स। आप वो बोलने लगे कि आप ह्यूमन से, हम सब ह्यूमन से, टीचर भी ह्यूमन से। आप ये कहिए हम टीचर्स को एजुकेट करें, नॉट ट्रेन। ट्रेनिंग तो डॉग्स की होती है, एनिमल्स की होती है, पेट्स की होती है।
तो मुझे बिल्कुल सही लगा, I ट्रेनिंग का मैं stand बहुत correct, Nutanji. So we have to educate. You know, Panchatantra was एजुकेट written टीचर, to educate the king's एजुकेट, sons. या Yeah. तो एजुकेट। तो और आपका जो अर्ली चाइल्डहुड का जो प्रश्न है, तो ईर्षा में आने के बाद ही मेरा इससे कनेक्ट हुआ। पहले तो जैसे मैंने बताया, प्राइमरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा है। तो यहाँ आकर मैंने लगभग 8-9 साल हुए मुझे ईर्षा ज्वाइन किए हुए, काफी कुछ सीखा। सबसे पहली बात तो ये है कि 0 से 6 इयर्स तक बच्चे के दिमाग का डेवलपमेंट मैक्सिमम होता है, और हमेशा ही वो एकदम निग्लिजिबल होता है, चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स। लेकिन अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से थोड़ा इम्पोर्टेंस उसे दिया गया है, जो बड़ी अच्छी बात है। तो इतना ज्यादा डेवलपमेंट जब उस उम्र के उस हिस्से में होता है, तो स्वाभाविक है कि हमें बहुत ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए। आप देखिए, हमारे यहाँ उन टीचर्स को कम महत्व होता है जो प्री प्राइमरी या प्राइमरी में पढ़ाते हैं, उनका महत्व ज्यादा है जो पोस्ट ग्रेजुएशन या कॉलेज में पढ़ाते हैं। होना चाहिए उल्टा, उन बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, छोटे बच्चों को, इन कंपैरिजन विद एल्डर स्टूडेंट्स, और वहां पर आपकी मतलब बच्चे की सारी जो डेवलपमेंट्स है, चाहे कॉग्निटिव हो या इंटर कम्युनिकेशन की हो, उसकी क्यूरियोसिटी हो, उसका इमेजिनेशन हो, वो सब डेवलप हो सकते हैं उसी हिस्से में। और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आगे चल के कैसा मनुष्य बनेगा, कैसा पर्सन बनेगा। हम हमेशा कहें हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, वहीं से शुरू होता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चे को नेचुरली आप सीखने दीजिए, उसको करने दीजिए, छोड़ छोड़ दीजिए। आप देखिए बड़े बड़े देशों में, बाहर के, जहाँ पर शिक्षा पद्धति बहुत अच्छी होती है, वहां बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐसे छोड़ दिया जाता है जैसे एक्टिविटी क्लास है, बहुत सारी एक्टिविटीज रहती है, बच्चा जहाँ चाहे चला जाए। हमारे यहाँ तो ऐसी सुविधा नहीं है। आपको पता है लैंग्वेज लैब होती है, जहाँ पर बच्चों को, बड़े बच्चों को, नॉट इतने छोटे बच्चे, लैंग्वेज लैब में जाकर भी सिखाया जाता है, ग्रामर वगैरह, आपके उच्चारण कैसे, मॉड्यूलेशन कैसा। तो लैंग्वेज का और विज्ञान का पढ़ाने का तरीका एक ही नहीं हो सकता है। इस पर भी थोड़ा, जैसे आपने एजुकेशन सिस्टम का बताया तब मैं भूल गई थी, लेकिन उस पर भी थोड़ा अलग से विचार करने की जरूरत है। अब देखिए, बच्चा तो लैंग्वेज सीख ही लेता है, घर में जो भाषा बोली जाती है उसको कौन लिखने को बोलता है, ABCD लिखो या क ख ग लिखो, वो सुन के बोल लेता है ना वो भाषाएं। तो अब कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स आके बोलते हैं, अरे ये ABCD नहीं लिखता, ये क ख ग नहीं लिखता, या नंबर्स नहीं लिखता। लेकिन आपको लिखाने की जल्दी क्यों है? बच्चे के हाथ इतने नाजुक, उंगलियां इतनी नाजुक है। आप उसको पेंसिल पकड़, आपको पता है कई देशों में बैंड है, कुछ 6 साल या 7 साल तक पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करवाते। इतने नाजुक उसके अंग होते हैं कि वो पेंसिल पकड़ पकड़ के मोटर स्किल जो हम कहते हैं वो खराब होता है। तो इसलिए इस पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि बच्चों को हम किस तरह से पढ़ाएं। इसलिए ये जो सेगमेंट है एजुकेशन हमारी सिस्टम का, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें बहुत अच्छा लगा हमारी नर्सरी टीम को जब NEP में इसको इम्पोर्टेंस मिला कि सही जो है वो अभी हम करने जा रहे हैं। Correct, correct. It's absolutely fascinating, what you're telling us. Early childhood care and education is very, very critical. And I was fascinated by your Tinker Labs, which was set up in your organization Samavesh. Can you tell us something about these? Because children love to tinker, they're so curious. They love to do things. Yeah, that's what I'm saying कि जो बच्चे के मन में जो भी विचार आते हैं ना, वो मतलब वो डरता है। मैंने देखा है ज्यादातर बच्चे, बड़े हो या छोटे हो, डरते हैं कि कैसे बताएं हम कि हमको ये करना है, वो मना कर देंगे। तो टिंकर लैब में मतलब भोपाल में जो NGO है समावेश नाम से, उनके जो डायरेक्टर है डॉक्टर अनवर जाफरी, वो चेतन, मेरा जो बड़ा भाई था चेतन प्रेमानी, TIFR में साथ में थे। उनके जो अपने कुछ विचार थे एजुकेशन के बारे में, वो उन्होंने उस समावेश के माध्यम से आज भी कर रहे हैं। टीम बड़ी है उनकी, काफी बहुत क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और ये टिंकर लैब का जो हमारा आइडिया है, जहाँ पर हम बच्चों के लिए एक लैब बनाते हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती है एज मटेरियल्स। जैसे ग्लास बॉटल भी, आई मीन प्लास्टिक बॉटल भी है जो वेस्ट है, अखबार भी है वेस्ट, कुछ और मटेरियल जो है वेस्ट हम जिन्हें कह सकते हैं, उसमें से वो जो भी बनाना चाहे उसको
सपोर्ट करने के लिए हम उन्हें यूट्यूब पर कुछ वीडियो भी दिखा सकते हैं, कुछ अपने बनाए हुए वीडियोस भी दिखाते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी मॉडल वो बनाना चाहे वो अपनी मर्जी से बनाते हैं। और उनको गाइड करने के लिए हम कोई सीजन टीचर्स नहीं रखते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मतलब मेरा भी अनुभव है, बाकी लोगों का भी होगा ही शायद, जो सीजन टीचर्स होते हैं ना, जिनको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, वो बच्चे को काम करते देखते शायद तुरंत क्या है, ये गलत है, ये सही है, मतलब अपना जो ओपिनियन है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करने की शायद वो सामर्थ्य शायद उनमें नहीं रह जाती। वो एक लकीर पे चलने वाले लोग हो जाते हैं ऐसे टीचर्स। तो ये गलत है, ये सही है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो ऐसे एक्सपीरियंस टीचर की जगह हम क्या करते हैं कि जो बच्चे काम कर रहे हैं उनसे थोड़े से बड़े, हालांकि वो भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बीएससी के हो सकते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो भी एक्सप्लोर करने में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों को हम वॉलंटियर रखते हैं जो इनकी मदद करते हैं। सो बच्चा जो है खुद ज्यादा सीखता है, बशर्ते हम उन्हें सिखाएं। वो काम करते जाता है, सीखता जाता है, अल्टीमेटली वर्किंग मॉडल तैयार हो जाए तो ठीक है, वरना वो अपनी गलतियों को सुधार सकता है, हेल्प ले सकता है। इन्हें हम बड़े उस्ताद कहते हैं, जो बड़े हैं टीचर उन्हें बड़े उस्ताद, और वो छोटा है। तो इस तरह से टिंकर लैब में हम क्या चाहते हैं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था कि बच्चा प्रोसेस से सीखे। प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट। रिजल्ट अल्टीमेटली आएगा, हो सकता है प्रोसेस में कुछ सुधार करने से आ जाए या पहले ही अटेम्प्ट में आ जाए, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन जो उस प्रोसेस के दौरान जो वो सीखेगा बच्चा, जो एक्सपीरियंस लेगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। उससे वो ज्यादा सीखेगा। अगर एक ही बार में वो मॉडल तैयार हो गया तो उसके सीखने की चांसेस कहाँ, जैसे हम अक्सर हमारे बारे में भी कहते हैं कि दुख पड़े तो इंसान ज्यादा मजबूत होता है, उसी तरह का कर सकते। तो ये फोटो था हमारा। It's really nice, you know. I like the idea of older students mentoring the younger ones, you know. In the process, both will learn, and how process is more important than the actual result. I think that is really good. Nutanji, I would like to ask you, you know, what is your message to students, to our viewers? Anything you would like to convey? यस, मैसेज इज वेरी सिंपल। एजुकेशन के लिए मैं बता रही हूँ, स्टूडेंट्स के लिए है कि अपने टीचर्स के साथ खुल के बात करनी चाहिए, बिना कुछ घबराए या ये महसूस किए कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, मैंने ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका कोई मतलब ही नहीं है, निरर्थक है। कोई भी सवाल, जैसे मैंने कहा, निरर्थक नहीं होता है। मतलब मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल टीचर बता रही हूँ आपको कि कोई भी प्रश्न स्टूडेंट्स का जो होता है वो निरर्थक नहीं होता है। वो किस तरह से सोच के उसने ये प्रश्न आपको पूछा है, ये आपको कोशिश करनी चाहिए जानने की, देन यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है, मतलब कई बार, शायद कभी मैंने भी किया हो, कि ये बच्चा ऐसा क्यों पूछ रहा है, मतलब नॉनसेंस लगता है कई बार, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे ने क्या सोचकर वो प्रश्न पूछा, तो बच्चों को एनकरेज करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। और हमारी एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ी खामी मुझे यही लगती है कि हम एनकरेज नहीं करते, क्योंकि होगा क्या, बच्चे प्रश्न पूछेंगे, टीचर को ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है पूछो मत, जो हम बोल रहे हैं वो सुनो। Thank you very much, Nutanji. It was wonderful talking to you. You know, you spoke to us about, you know, how important book translations are and travelogues. And through them, we can go to places, you know, which we have never gone before and learn cultures which we have never seen before. And your example of Panchatantra and the story, you know, and the difference between information and knowledge, you know, it was very, very important. And also the early childhood education, you know, how important the first from 0 to 6 age is, you know, to, because they're like sponges absorbing everything. And also about the Tinker Lab, I think that was really good, where children learn to do things on their own, where the process is far more important than the final result. And your message that we need to encourage children to ask questions, because our education system, you know, keeps the children and the teachers on a different pedestal, and the students are scared to ask questions. It was really lovely talking to you. I mean, you've got a fascinating combination of, you know, you're a multidisciplinary person combining arts, science, and languages. You know, it's a very, very rare combination.
Thank you very much. It was lovely having you on the show. Thank you, Vijaya, so much for inviting me here on your podcast. Thank you so much.